हाय फ्रेंड्स, भारत में आज आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पराकाष्ठा पर है। सिर्फ 1% लोगों के हाथ में 58% देश की संपत्ति है। 1% आदमी हैं और 58% देश की प्रॉपर्टी है। इतनी बड़ी असमानता है भारत में अभी। पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे अधिक आर्थिक विषमता है तो वो भारत में ही है। इतनी बड़ी अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है, गैप है, कोई एक दिन में नहीं हुआ, 10-20 साल में भी नहीं हुआ। यहाँ तक पहुँचने में 100 साल लग गए। ये 1922 से लेकर के 2022-23 तक। 1922 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार अंग्रेज़ों के शासन में भारत में ये इनकम टैक्स बना था, इनकम टैक्स एक्ट बना था। अंग्रेज़ तो चले गए 1947 में, तो आर्थिक विषमता को कहाँ छोड़ के गए। ये 1% लोगों के हाथ में सिर्फ 13% प्रॉपर्टी थी देश की। 1947 में फिर दोहरा दूँ कि 1% लोगों के हाथ में 13% देश की संपत्ति थी। और आज जैसे मैंने कहा 2023 में ये 13% से बढ़ करके 58% हो गई है। ये आर्थिक विषमता अंग्रेज़ों में और आज़ाद भारत में ये फ़र्क है कि ये 6 गुना करीब बढ़ करके हो गई है आर्थिक विषमता। ये गहराई हो, इसका जो गैप जो है वो बढ़ के हो गया। दूसरी बात एक और देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो 1991 में करीब 40-42 साल में ये आर्थिक विषमता कम हो गई। ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो 13% से कम होकर के 6% पर आ गया। इट हैज़ डाउन फ्रॉम 13% टू 6%। ये खुशी की बात थी, आर्थिक विषमता कम हुई। ऐसा चमत्कार क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, उसमें सोशलिस्ट पॉलिसी चल रही थी। सोशलिस्ट पॉलिसी में ये 13% से 6% पर आ गया। आगे 1991 से लेकर के अगले 30 साल तक, करीब 2023-24 तक, इसमें क्या हुआ? इसमें बढ़ करके वो 13% जो ये 6% जो था, ये बढ़ करके हो गया 58%। अर्थात कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जब थी तो ये कम हुआ था, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऐसी बात है। अब देखिए, ये जो अरबपति हैं, ये जो बिलियनियर हैं, 1991 में भारत में सिर्फ एक ही अरबपति थे, ओनली वन। और अभी 2023 में ये 166 हो गए। अरबपतियों की संख्या 1 से लेकर 166 तक पहुंच गई है सिर्फ 30 साल में, 28 साल में। ये सच्चाई है। पूरे एशिया में जो सबसे अधिक धनवान लोग हैं, नंबर 1 और नंबर 2, संयोग से दोनों भारत के ही हैं। वो अडानी फैमिली है, अडानी फैमिली और अंबानी फैमिली, दोनों भारत के ही हैं। अब अंदाज़ कीजिए कि ये गैप क्यों इतना बड़ा हुआ है। ये आर्थिक असमानता जो मैंने कहा कि 91 से बहुत तेज़ी से बढ़ी है, एक और सच्चाई ये है कि ये और भी तेज़ी से बढ़ी है वो 2014 से लेकर के 2023 तक। ये 2014 की बजाय कहिए 2017 में जितनी दौलत एक साल में कमाई गई, जितनी अधिक प्रॉपर्टी एक साल में जनरेट हुई है, सिर्फ एक साल में, उसमें से 73% प्रॉपर्टी सिर्फ 1% लोगों के हाथ में चली गई। जो 58% थी वो बढ़ करके 73% चली गई। अब इसका अंदाज़ कीजिए। और जो 50% लोग बचे, 50% के हाथ में सिर्फ 1% संपत्ति। मैं फिर से दोहरा दूँ, ये 1% के हाथ में 73% दौलत और 50% लोगों के हाथ में, आम लोगों के हाथ में सिर्फ 1% दौलत। ये सच्चाई है सिर्फ एक साल की 2017 की। अपना कितनी तेज़ी से बढ़ा है। दूसरा एक और डाटा लीजिए, 2018 से 2023 तक, ये 5 साल में, 4-5 साल में क्या हुआ? हर रोज़ करीब 10 मिलियनियर, 10 खरबपति रोज़ जन्म ले रहा है। 5 साल में हर रोज़ खरबपति 10 मिलियन खरबपति रोज़ जन्म ले रहा है। अब अंदाज़ कीजिए कि कितनी गहराई हुई है। और ये जो बिलियनियर है, अरबपति, ये इस बीच में कितना हुआ?
ये 2020 से 2023 तक सिर्फ 3 साल में ये अरबपति 102 थे, 102 अरबपति थे भारत में। और ये 23 होते होते जैसा मैंने कहा पहले कि 166 हो गए। अरबपति की संख्या बेहिसाब बढ़ी। और ये जो प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन है कुछ लोगों के हाथ में, वो तो और भी तेज़ी से बढ़ी है, ये सच है। दूसरी एक और बात है, जो भुखमरी में लोगों की मौत हो रही है, हंगर इंडेक्स, उसकी कहानी सुन लीजिए कि ये 2018 से 2023 के बीच में 5 साल में 5 साल के छोटे बच्चे की जितनी मौत हुई है वो 65% ये हंगर से, ये भुखमरी कारण बच्चे 5 साल के नीचे सिर्फ 3 साल में हुआ है। तो ये हंगर की हालत ये है, भुखमरी की हालत ये है। और दौलत जो जमा हो रहा है कुछ लोग हाथ में, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी एक और बात मैं बताता हूँ, अगर 2018 और 19 सिर्फ एक साल का डाटा लीजिए तो 100 रिचेस्ट पर्सन के हाथ में करीब करीब 600 बिलियन दौलत थी। 600 बिलियन डॉलर सिर्फ 100 आदमी के हाथ में थी, सिर्फ एक साल में 2018-19 में। ये 600 बिलियन डॉलर जो सिर्फ 100 आदमी के हाथ में थी, वो करीब करीब भारत का जो यूनियन बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है सालाना, वो 1.5 साल के बजट के बराबर है। किस तरह से, कितनी तेज़ी से ये खाई बढ़ती जा रही है, दुनिया में सबसे अधिक बढ़ी है। अंग्रेज़ों के शासन में कम था और 6% से बढ़ करके ये 6 गुना बढ़ करके ये 58-73 तक पहुंच गया। ये आज की सच्चाई है। अभी तक तो मैंने आर्थिक विषमता की जो गहराई है, ये जो गैप बहुत गहरी है, इसकी बात बताई है। जितना भी डाटा या आंकड़े जो मैं दे रहा हूँ आपके सामने, ये विश्वसनीय है, रिलायबल है। वो इसलिए कि भारत की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ डाटा दिए हुए हैं वो उसके आधार पर है। भारत सरकार ने जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है उसके आधार पर है। कुछ डाटा ऐसे भी हैं, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो दुनिया के जो सबसे विश्वसनीय हैं, अधिक रिलायबल इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमिक संस्था है, उसकी दी हुई है। इसलिए नहीं विश्वास करने का प्रश्न नहीं उठता। बड़ी मेहनत से मैंने यहाँ तक लाई है, आप आराम से सुनिए और अच्छा लगेगा। अब रही बात जो मैंने कही, फिर से दोहरा दूँ, ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1947 में ये जो 1% लोगों के हाथ में 13% संपत्ति थी, जो आज बढ़ करके ये 58% हो गई है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 1947 में राजनीतिक आज़ादी मिली, इसमें तो शक नहीं है, लेकिन आर्थिक आज़ादी कहाँ अटक गई? सिर्फ अटक नहीं गई, आर्थिक आज़ादी और गहरी हुई है। असमानता 13% से 6% बढ़ करके 58% पहुँच जाना, ये आर्थिक विषमता की गहराई जाहिर कर रही है। देश राजनीतिक रूप से गुलाम से आज़ाद हुआ कि आर्थिक गुलामी जो थी, जो गहराई थी और अधिक गहरी हुई है। ये मेरा पहला एनालिसिस है। दूसरी बात है, ये जो इसका कारण क्या है इतनी तेज़ी से बढ़ने का भारत में? कहा जाता है कि सबसे बड़ा कारण जो है, बहुत कारण है, सबसे बड़ा कारण है यहाँ की शिक्षा प्रणाली। गरीबों के लिए शिक्षा बहुत कम होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल बहुत अधिक महंगा और सरकारी स्कूल की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। एक तो मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल भेजने में लाचार हैं। जो भेज भी देते हैं, सरकारी स्कूल भेजते हैं, वहाँ से जो बच्चे बाहर निकलते हैं वैसे स्कूल से, वे पढ़े कुछ हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल अनपढ़ की तरह ही हैं, उनको कुछ नहीं आता है। ये बच्चे जो हैं उनमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कम सैलरी वाले, कम मजदूरी वाले काम में जाना पड़ता है मजबूर होकर के। अगर अच्छी शिक्षा होती, इनको अच्छी शिक्षा मिलती, ये 50% जो जा रहे हैं गरीबी रेखा के अंदर में दिनों दिन बढ़ती जा रही है उनकी संख्या, ये अच्छे जॉब कर सकते थे, अच्छा रोजगार कर सकते थे, पैसा भी अधिक मिलता, देश का भी फायदा, इनकी गरीबी भी कम हो जाती। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो इसका बुरा असर, आर्थिक असमानता का जो सबसे अधिक बुरा असर हुआ है वो बच्चों पर और महिलाओं पर हुआ है। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अंदाज़ कीजिए
कि 460 मिलियन जो महिला हैं यहाँ पर, जो लेडी हैं, 460 मिलियन जो यहाँ पर करोड़ महिला हैं, उनकी आबादी उतनी उससे भी ज़्यादा है जितना कि पूरे यूरोप में है। पूरे यूरोप की आज़ादी सिर्फ 448 मिलियन है, और ये जो महिला हैं 460 भारत में, इनकी संख्या उनसे भी ज़्यादा है। और ये 460 महिला जो हैं ये पढ़ी लिखी हैं, ये क्वालिफाइड हैं, अच्छे कामों में जाने लायक, लेकिन लाचार इसलिए हैं कि उनको नौकरी नहीं है उनके हाथ में। तो पूरा यूरोप से भी ज़्यादा यहाँ की महिलाएं पिसी जा रही हैं ये नौकरी के अभाव में, रोज़गार के अभाव में। दूसरा एक और देखिए, ये जो महिलाएं हैं भारत में, मजदूरी में महिलाएं काम कर रही हैं, ईंट भट्टे में काम कर रही हैं, बिल्डिंग बन रही है वहाँ काम कर रही हैं, खेत खलिहान में काम कर रही हैं। जो मजदूरी में हैं वो सिर्फ 33% महिला हैं मजदूरी के काम में, और दुनिया का जो एवरेज है वो 50% है। भारत में 33% महिलाएं हैं। हम चीन की बात करते हैं, वहाँ भी चीन में भी 60% महिलाएं मजदूरी के काम में हैं। तो भारत कहाँ खड़ा है इसका अंदाज़ कीजिए। और एक और देख लीजिए, ये जो जीडीपी है, आर्थिक विकास जो हो रहा है, उसमें महिलाओं का योगदान क्या है भारत में? सिर्फ 8% महिलाओं का योगदान है, उन कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं जीडीपी में। जिस चाइना की हम बात कर रहे हैं वहाँ की महिलाएं 40% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनका योगदान 40% है, भारत में सिर्फ 8%। एक और आँख खोलने वाली बात है कि ये साधारण लोग जो गरीबी रेखा में नहीं थे, उसमें से 63 मिलियन लोग गरीबी की रेखा में चले गए और गरीब हो गए। वो इसलिए कि सरकारी अस्पताल में भी, सरकारी हॉस्पिटल में भी जो स्वास्थ्य की सुविधा है, हेल्थ का सुविधा है, वो डॉक्टर तो देख लेगा, पढ़ाई डॉक्टर होते नहीं हैं, फिर भी देख सकते हैं, देख लेंगे, लेकिन मेडिसिन के नाम पर जीरो ही है लगभग वहाँ पर। या तो पुराने मेडिसिन है या बहुत सस्ते हैं जिससे बीमारी ठीक नहीं होती, तो मजबूर होकर के दुकानों में महंगे मेडिसिन खरीदने पड़ते हैं उनको। यहाँ जो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है उसमें से 63 मिलियन जो साधारण लोग थे वो गरीबी रेखा के अंदर में चले गए। देखिए इसका क्या असर होता है गरीबी का। फिर एक और बात मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हर सेकंड में, इन ईच एंड एवरी सेकंड, 2 आदमी गरीबी के रेखा में हर सेकंड में जा रहा है। ये सच्चाई है। एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल, एक गारमेंट की जो इंडस्ट्री होती है, गारमेंट का जो कंपनी है, कपड़ा उद्योग जो है, उसमें अगर सबसे बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको जो सैलरी मिलता है एक साल में, दूसरी तरफ जो सबसे छोटे पोस्ट पर है, मजदूर हैं वहाँ गारमेंट कंपनी में, वो उतना पैसा जो एक साल में बड़े अधिकारी कमा लेते हैं, उस मजदूरों को इतना पैसा कमाने के लिए 941 साल लग जाएंगे, 10 जन्म लग जाएगा। तो ये अगर इसको कम करना है तो बड़े अधिकारियों में और मजदूरों के बीच में जो सैलरी का फ़र्क है, सैलरी का, वेतन का, वो कम होना चाहिए, तभी तो होगा ना। एक साल में वो कमा लेते हैं, ये 941 साल उनको लग जाएगा, 10 जन्म लग जाएगा। और दूसरा एक और देखिए, इसके बारे में कहा गया है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज नॉट ए चांस, देन व्हाट, इट इज ए चॉइस। ये संजोग से नहीं हुआ है, किस्मत की बात नहीं है, ये किया गया है, ये कहा जाता है। इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट बट द रिजल्ट ऑफ एक्शन। एक्सीडेंटल नहीं हुआ, ये एक्शन का परिणाम है, प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। किया गया है जानबूझ करके, गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए, ये सच है। ऐसे लोग हैं जिनका परसेप्शन ये कहना है कि थोड़ा अमीर तो ज़्यादा होंगे ही, और अमीर ज़्यादा होंगे तो इंडस्ट्री ज़्यादा खुलेगा, गरीबों को काम मिलेगा, ये सच है। लेकिन गहराई जो है दोनों के बीच में, खाई एक कम तो होनी चाहिए ना। तो 2 तरह के लोग हैं, ये कहते हैं कि इतनी असमानता होनी चाहिए। दूसरे लोग हैं कि असमानता बहुत कम हो तो फिर ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेज़ों शासन से भी कई गुना ज़्यादा, ये तो पराकाष्ठा है। इसीलिए अब देखिए, ये जो कहा जाता है कि बूमिंग इन बिलियनियर वेल्थ इज नॉट ए साइन ऑफ हेल्दी इकोनॉमी। हेल्दी
इकोनॉमी बट एन एक्ट ऑफ अनफेयर क्रॉनी कैपिटलिज्म। ये जो जीडीपी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, कहते हैं कि दुनिया का सबसे अधिक जीडीपी भारत में ही बढ़ रही है। 8% के करीब करीब हर साल दुनिया की इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट है, कहीं और नहीं है, ये सच है। लेकिन इसको पूरे देश के पैमाने पर अगर आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है, ये तो किया गया है कुछ लोगों के लिए, ये कहना है, ये परसेप्शन ऐसा कह रहा है। दूसरी बात जो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ प्रमोटिंग हैव्स एंड इग्नोरिंग हैव नॉट्स। ये जो एक्सट्रीम चला गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो पराकाष्ठा पर चली गई, ये हैव्स जो हैं अमीर लोग, उनको अमीर बने रखने के लिए और गरीब को गरीब बनने के लिए किया गया है, ये कहा जाता है। ऐसे विचार वाले लोग हैं, ये मेरा विचार नहीं है, ये जो जिनका परसेप्शन है उनका कहना है। और ये जो दूसरी बातों को कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज ह्यूज स्कोप ऑफ रेडिकली चेंज द कोर्स। सरकार के हाथ में इतनी ताकत है कि वो इसको एक बड़ा फर्क कर सकते हैं, इस कोर्स को रोक सकते हैं। गवर्नमेंट कैन इंश्योर इक्वल वेटेज ऑन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम बोथ। जीडीपी बढ़ते रहे, दौलतमंद बढ़ें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, काम भी बढ़ेगा, लोगों को नौकरी थोड़ी मिलेगी, लेकिन लोगों के हाथ में भी पैसे आना चाहिए, पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए जीडीपी के साथ साथ, ये कहा गया है। तो फिर क्या कहते हैं आगे, इंडिया नीड्स फर्दर इकोनॉमिक रिफॉर्म। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ 91 का परिणाम तो देख लिया, जो मैंने कहा 30 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये आर्थिक असमानता। तब एक ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए जो रैशनलाइज हो, जो अमीर को अमीर बनने दे लेकिन गरीबों के हाथ में भी पैसा जाए, ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए, जो कि चाइना ने 3-4 बार किया है। डेंग सियाओपिंग ने 1978 में जो शुरुआत की थी, उसके बाद 4-5 रिफॉर्म हो चुके हैं। शुरू में ऐसा ही था जैसे भारत में है, लेकिन सीख मिलती गई व्यवहार में और उसको फिर बदलते चले गए, ये होना चाहिए। तो अमीरी का भारत और गरीबी के भारत में जितनी गहरी खाई है दुनिया में कहीं नहीं है। अंग्रेज़ों के समय में भी इससे कम था, अभी और बढ़ती चली जा रही है। ये इंडिया डिवाइडेड बाय प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, इसका जो फ़र्क है, ये फ़र्क कम हो तो देश के हित में होगा और सब लोग खुशहाल यहाँ होंगे।